Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 10 दिसंबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लोनार लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वो हमारा द हिंदू का एक्सप्लेनर सेक्शन क्यों ना हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर सेक्शन क्यों ना हो। और ऐसे आपने ढेरों आर्टिकल्स देखे होंगे जहाँ पे डिजीज़ एक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो डिजीज़ एक्स अगला बहुत बड़ा पेंडेमिक हो सकता है, ऐसा यहाँ पर साइंटिस्ट का एक अनुमान है, क्योंकि रिसेंटली WHO ने इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट इसलिए जारी किया, दुनिया में बहुत सारे देशों में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ की हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक देश आता है कॉन्गो। वहाँ पे लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और वो जान कैसे गई है उसके पीछे का ओरिजिन नहीं पता है। तो उस डिजीज़ का कोई पर्टिकुलर यहाँ पर नाम नहीं पता है, तो इसको नाम दिया गया डिजीज़ एक्स। तो डिजीज़ एक्स क्या है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो पब्लिश हो रही हैं जैसा आपके सामने है, ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 से भी ज़्यादा डेडलियर हो सकता है, इससे भी ज़्यादा घातक। इवन इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो अगला पेंडेमिक होने वाला है ये रास्ते में है। अगर हम सही तरीके से अपने जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो। और ये डिजीज़ एक्स लगभग 50 मिलियन लोगों की जान ले सकता है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है इस डिजीज़ एक्स की वजह से। ऐसे ढेरों आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे अगर आप आर्टिकल्स का एनालिसिस देखेंगे तो एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, ये डिजीज़ एक्स बन कैसे रहा है, आज लोगों की जान जा रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स ज़रा उनकी यहाँ पे हम लोग जो एनालिसिस है वो कवर करते हैं। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डेम केट बिंगम। तो ब्रिटेन के जो वैक्सीन टास्क फोर्स है उसके चीफ हैं। इन्होंने ये बोला कि जो अगला पेंडेमिक होगा ये डिजीज़ एक्स जो होगा, स्पेशली जिसकी वजह से भारी महामारी फैलेगी, इससे 5 करोड़ लोगों की जान जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी यहाँ पर डिजीज़ एक्स करके जो नाम है वो दे दिया है और स्पेशली इसको लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिर डेली मेल की एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो एपिडेमिक है ये कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इस वजह से इसको लेकर जो चिंताएं हैं करंट समय पर व्यक्त की जा रही हैं और WHO ने भी अलर्ट किया है, जैसे मैंने आपको थंबनेल में मेंशन करके बताया हुआ है। ये सब होता कैसे है, देखिए ज़्यादातर बीमारियां फैल रही हैं वायरस की वजह से। चाहे हम कोविड की बात करेंगे तो वो वायरस की वजह से बीमारी फैली। अब जो वायरस होता है इसमें समय समय पर म्यूटेशन होता है। आपने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा। म्यूटेटिंग मतलब क्या होता है कि वायरस का जो नेचर है दोस्तों वो समय समय पर बदलता रहता है। कभी कभी उसका जो नेचर बदलता है तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है इन्हीं म्यूटेशन की वजह से वो वायरस और ज़्यादा घातक हो जाता है। जब और डेंजरस बन जाएगा तो आपने देखा होगा नए नए स्ट्रेन, नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। कोविड के कितने सारे वेरिएंट्स आ गए थे, है ना। तो इन्हीं म्यूटेशन की वजह से वायरस के नए नए वेरिएंट्स बनते हैं, जो वेरिएंट्स बहुत घातक हो सकते हैं। तो वायरस का जो फॉर्म चेंज हो रहा है इसके ऊपर में निगरानी रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे छोटे छोटे वायरस भी इस प्रकार से घातक रूप ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन यह है, जब पता चल चुका है डिजीज़ एक्स के बारे में, ऐसी बड़ी बीमारी है, तो इसको लेकर कोई वर्क वगैरह या रिसर्च वगैरह नहीं चल रही है क्या? रिसर्च बिल्कुल चल रही है। जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं इवन उन्होंने वैक्सीन्स बनानी शुरू भी कर दी है ताकि इस डिजीज़ एक्स से आने वाले समय पर लड़ा जा सके। जैसे कोविड-19 में इतने लोगों की जान चली गई, वैक्सीन बाद में बन पाई, ऐसा हम नहीं चाहते आगे भविष्य में कभी फिर हो। हम ये चाहेंगे कि कोई बीमारी आए उसके पहले ही हमारे पास में इतना अच्छा रिसर्च रिपोर्ट्स हो कि हम उसके आधार पर एक वैक्सीन डेवलप कर सकें।
और उस बीमारी के आने से पहले उसको ख़त्म किया जा सके। दुनिया भर ने कितना ज़्यादा समस्याएं फेस की हैं, इकोनॉमी कितनी ज़्यादा भयंकर तरीके से डाउन हुई है, वो इवेंट हम सभी ने अपने आंखों के सामने देखा। 2019 का लास्ट के मंथ, उसके अलावा 2020 में क्या हुआ, 2021 में स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में क्या हुआ। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल हम देख पाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, अब डिजीज़ एक्स चर्चाओं में आ गया। रीज़न क्या हो सकता है? तो कुछ रिपोर्ट्स या कुछ एक्सपर्ट्स, हमारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं क्लाइमेट चेंज एक मेन कारण बन सकता है। अब आप सोचोगे क्लाइमेट चेंज तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या है? स्पेशली जो हम कार्बन एमिशंस कर रहे हैं या स्पेशली जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, उस पोल्यूशन की वजह से जो हमारा टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ रहा है, इसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज का नाम देते हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैला सकता है, बिल्कुल फैला सकता है। कैसे, ज़रा सुनिएगा। आज इंसान क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पे जंगलों को काट रहे हैं, अपना जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डैमेज कर रहे हैं। अब जंगल काटेंगे तो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, वो सब जानवर कहाँ जाएंगे? उनका जो अपना हैबिटेट है वो तो बर्बाद कर दिया। तो तुरंत यहाँ पे उस एरिया को छोड़कर जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स है, जहाँ पे इंसान है, वहाँ पे पहुँचेंगे तो जंगलों से बहुत सारे खतरनाक मच्छर इसी तरीके से इंसान वाले एरियाज़ में पहुँच पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख पाओगे तो ये जो जानवर हैं दूसरे एरिया में जाते हैं। अब दूसरे एरिया की कंडीशंस उनको सूट करता है या नहीं करता है, वो भी यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद एक फिजिशियन है जिनका नाम है नील वोरा। उन्होंने एक डेटा में ये बताया है कि देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है ऐसा नहीं है कि आगे होगा, भविष्य की प्रॉब्लम है, नहीं। क्लाइमेट चेंज करंट समय पर हो रहा है और ये हम लोग फील भी कर पा रहे होंगे। अभी देख पाओगे 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर में भी उस प्रकार की इतनी भयंकर ठंड नहीं पड़ी जो आज से 10-15 साल पहले पड़ा करती थी। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एमिशन बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये गर्म होता चले जाएगा, जिससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे और भी ढेर सारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। तो करंट समय पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक रियल कॉन्सेप्ट है जो हम सभी फील कर रहे हैं। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, रेगुलर बेसिस पे इस टॉपिक पे आते रहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसकी वजह से लोगों के ऊपर में अफेक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। केवल लोग नहीं, एनवायरमेंट पर भी अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिए, कई सारी बीमारियां इसी क्लाइमेट चेंज से फैल सकती हैं। आज बहुत सारे जानवर लो एरियाज़ में रह रहे हैं या गर्म प्लेसेस में रह रहे हैं, है ना। और अब क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनको थोड़े दूसरी जगह पे भागना पड़ेगा। या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ठंडे प्लेसेस पे रहते हैं, उनको ठंडे प्लेसेस पे ही रहना पसंद है। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनके लिए समस्याएं हैं, वो कहाँ पर जाएं। तो इस तरीके से दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारी जो समस्याएं हैं करंट समय पर हो रही है। साइंस न्यूज़ की एक रिपोर्ट बताती है कि जो मोंगूज होते हैं, मोंगूज जैसे एक एनिमल होता है जिसका नाम है पोसम, ये होते हैं पोसम दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में ये जो पोसम्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये पोसम जाने जाते हैं एक भयंकर बीमारी फैलाने के लिए, और इस बीमारी का नाम है बुरुली अल्सर। इस तरीके की दोस्तों यहाँ पर यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पर खाल जो है वो पूरी तरह से सड़ने लगती है, कट जाती है, एक इन्फेक्शन हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये पोसम्स करंट समय पर कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में ठंड रहती है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इनको और ठंडा रीजन चाहिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया से सीधा न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे। अब न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे इन बीमारियों को फैलाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो डिसीज़ है वो स्प्रेड हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि जानवरों को भी यहाँ पर अपने प्लेसेस बदलनी पड़ रही है, क्योंकि वो उस एरिया में नहीं रह पाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो चीज़ें बनी हुई थी या नेचुरली अगर आप देख पाएंगे वो जो टेम्परेचर उनके प्रति अडेप्टेबल था। बट प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें अगर कोई बदलाव होगा तो उनके लाइफस्टाइल में उनको चेंजेस लाने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बहुत सारे जो इंसान हैं वो भी यहाँ पर ऐसे ही जानवरों के ऊपर में डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट रहती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पता नहीं क्या क्या ही खा लेते हैं, एग्जाम्पल है चाइना, है ना। तो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ों को खाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मान लो यहाँ पर जानवर हैं बहुत सारे जिनमें बैक्टीरिया है, अब उनको भी खा लेते हैं तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड हो सकती हैं एक इंसान में। कोविड भी ऐसे ही हुआ होगा, कई सारे कारण बताया जाता है, चमगादड़ से फैला, फिर बहुत सारे कारण आपको देखने को मिल जाएगा, रैकून डॉग से फैला। बहुत सारी रिपोर्ट्स आज तक पब्लिश होती हैं, लेकिन आज तक जो उसका ओरिजिन है वो कंफर्म नहीं हो पाया। वही समस्या फिर से हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। जो अभी केसेस आए हैं, कॉन्गो से निकल कर आए हैं, वहाँ पे उस वायरस का ओरिजिन क्या है वो हमको नहीं पता।
तो नाम दे दिया गया डिजीज़ एक्स। अब ऐसे स्प्रेड हो सकता है, वो सब आपके पास में जो रीजंस वगैरह हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये जो डेटा है वो क्लियर हो चुका है आने वाले समय पर, स्पेशली एग्जाम के लिए भी एक रिलेवेंट टॉपिक है ये। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये सभी जो डिटेल्स हैं वो सब डिटेल में आपको एक सिंपल से पीडीएफ में प्रोवाइड करवाता हूँ। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एडिटोरियल जो हम पढ़ते हैं उसमें से नोट्स कैसे बनाने हैं, वो पूरे नोट्स की समरी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है इस पर्टिकुलर पीडीएफ में। और ये जो पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल जाती है। इस ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे ये डेटा अपलोड होता है, और अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आज से ही करंट अफेयर के डेटा या जो पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, पुराने जितने पीडीएफ्स हैं वो भी सब आपको मिल जाएंगे। तो पुराना बैकलॉग कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट तरीका हो सकता है इसको कवर करने का। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं, आपको हेल्प कर सकती हैं। डेली बेसिस पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ के डिलीट कर सकते हैं। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। बाकी आज के न्यूज़पेपर को गो थ्रू करोगे ना, तो जो हमारे बाकी एडिटोरियल के अलावा जो पेजेस होते हैं उनमें ज़्यादा काम की खबरें नहीं हैं। जैसे एक खबर यह है, सीरिया में क्या चल रहा है। भाई परसों का वीडियो मैंने आप लोगों से बोला है, प्लीज़ देख लो। आज भी जो लोग आए हैं जिन्हें सीरिया वाला इशू नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, आज एडिटोरियल में भी आर्टिकल है, वर्ल्ड पेज पर भी है, पेज नंबर 12 पर भी है, पेज नंबर 1 पे भी है, और रोजाना ये आर्टिकल पब्लिश होते रहेंगे जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। तो मैंने इतना अच्छे से परसों आपको पढ़ा दिया है कि दोबारा ये टॉपिक उठाने की आवश्यकता आपको कभी पड़ेगी नहीं। इतना डिटेल से पूरा एनालिसिस प्रोवाइड करवा दिया है, क्या जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, सीरिया का इंपॉर्टेंस या सीरिया और इंडिया के रिलेशंस, हर एक एस्पेक्ट क्लियर कर चुका हूँ। तो प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है परसों वाला वीडियो ओपन करो, और सबसे पहला ही आर्टिकल मैंने कवर किया है 15 से 18 मिनट में। ठीक है, बाकी आगे आते हैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फटाफट उनका कवरेज करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपको आज का न्यूज़पेपर आपने देख लिया होगा, वैसे नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कवर करवा देता हूँ। आज एडिटोरियल काम के हैं। पिछले कुछ समय पर जो एडिटोरियल हैं वो थोड़े काम के पब्लिश हो रहे हैं। आपके सामने ये पेज नंबर 8 है और ये है पेज नंबर 9। दोनों पे देखोगे तो एक आर्टिकल तो यह है कि ट्रंप 2.0 के अंदर में जो दुनिया है और उसमें क्या इशू देखने को मिलने वाला है, इसको नहीं पढ़ना है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है। ट्रेड को लेकर ट्रंप आने वाले हैं जनवरी 2025 में। ऑब्वियस सी बात है, जो सामने इम्प्लीमेंट करेंगे वो दिखाई पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकली आप सोचोगे तो ये आर्टिकल नहीं पढ़ना है। अब आर्टिकल जो पढ़ना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर है। इतने बार डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत बार। आपको रट चुका होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है कि नहीं? जो लोग पढ़ते हैं उन्हें रट गया है या नहीं? चलो पता है तो फटाफट बताओ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जैक्टली क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा टाइप कर दो, जो अच्छा लिखेगा उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, फिर वही सीरिया वाला इशू जो मैंने आपको पढ़ाया। तो ये 3 आर्टिकल तो दोस्तों हटा दो, रिपीटेड या फिर ये हमारे काम के नहीं हैं। अब बचते हैं बाकी 3 आर्टिकल। ये वाला टॉपिक हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से नोट्स बुला लेना इस आर्टिकल के। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वाले आर्टिकल से आपका जीएस पेपर नंबर 1 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस पेपर नंबर 2 जीएस पेपर नंबर 1 आपका जो ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री है। जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट, जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स। सभी में यहाँ पे इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी में। तो ध्यान से सुना, अच्छे से डेटा तैयार करके दूंगा कि एनर्जी डेवलप डिपेंडेंट वर्ल्ड के अंदर में जो फूड सिक्योरिटी की समस्या है वो क्या है, और कैसे आज के समय पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा एनर्जी के ऊपर में डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर और एनर्जी के बीच में आज कितना बड़ा रिलेशन है, हमें दोनों को बैलेंस कैसे करना होगा, वो राइटर ने यहाँ पर डिस्कस किया है। सुपर टॉपिक। फिर उसके बाद में एक और शानदार एडिटोरियल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया नीड्स द राइट टू डिस्कनेक्ट। आपको पता है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया राइट टू डिस्कनेक्ट करके लॉ लेकर आता है, और इस लॉ का मेन पर्पस क्या है कि भाई
जो व्यक्ति काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कंपनी के अंदर में, वो शाम मतलब जब भी उनकी जॉब ख़त्म होती है तो वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए, तो वर्किंग आवर्स के बाद में वो कंपनी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कंपनी का फिर कोई काम नहीं करेंगे, फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में जिएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करेंगे, जिससे क्या होगा, राइट टू डिस्कनेक्ट की वजह से एक इंसान की प्रोफेशनल और पर्सनल यानी वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बन पाएगा। तो इंडिया को भी ऐसे ही एक राइट टू डिस्कनेक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारे देश इसको लागू कर चुके हैं, चाहे वो फ्रांस क्यों ना हो। फ्रांस बहुत पहले 2017 में ये लॉ लेकर आ चुका है, हमें भी लागू करना होगा। वो राइटर ने डिस्कस किया है, शानदार टॉपिक, एक मीन्स का क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेगा। फिर नीचे दोस्तों यहाँ पे आपके पास में एक डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट कभी कभी काम के होते हैं, बट आज काम का है तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया ने 114 mg ऑफ एंटीबायोटिक्स एवरी केजी ऑफ मीट इस्तेमाल किया है 2020 में। अब आप कहोगे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो इंसान करते हैं, जब इंसान बीमार पड़ा, बुखार हुआ, तो हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि बुखार ठीक हो जाए, एंटीबायोटिक आपके बॉडी में जाएगा, बैक्टीरिया से लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है यही एंटीबायोटिक भर भर के जानवरों को भी दिया जाता है, चाहे वो यहाँ पर पोल्ट्री फार्म के अंदर में हो या काउज को दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमने ये देखा इंडिया में भी 2020 में एवरी केजी ऑफ मीट में लगभग 114 mg ऑफ एंटीबायोटिक्स था। इतना एंटीबायोटिक्स हमने इस्तेमाल किया है जो सही नहीं है, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, वो इस डेटा पॉइंट में नजर आएगा। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दोनों पेजेस का दे दिया। चलिए अब शुरुआत करें। चलो भाई आ जाओ सबसे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दो और बेल आइकॉन को भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते चलें। क्योंकि यहाँ पर डेली दोस्तों आपको अपडेट किया जाता है न्यूज़पेपर के थ्रू, जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर करवाए जाते हैं प्रॉपर नोट्स के साथ में। एग्जाम में तो आपको हेल्प करेगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर देता है, क्योंकि एडिटोरियल को बहुत विस्तार से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक है अमित मित्र और दूसरे हैं यहाँ पर अनुपम सेन। राइटर के नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कमेंट करते हैं क्या सर हमें राइटर के ध्यान रखने हैं, मुझे पता है वो बिगनर हैं, नए नए यूपीएससी के प्रिपरेशन में उतरे हैं, ऐसा होता है। राइटर के नाम नहीं ध्यान रखते, बस खाली बता देता हूँ किसने इस एडिटोरियल को लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ज़रा ये सुनिएगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। यानी एक तरफ जो हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है, फसलें मिलती हैं, उन्हीं फसलों से हमको क्या मिलता है, फूड मिलता है। लेकिन क्या ये एग्रीकल्चर बिना एनर्जी के हो सकता है? भाई एनर्जी मतलब इसमें आपको बहुत सारा फ्यूल वगैरह चाहिए होता है, वो सब एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है। तो एग्रीकल्चर क्या बिना एनर्जी के हो पाएगा? नहीं, दोनों में बड़ा इम्पैक्ट है। भाई अगर फ्यूल नहीं होगा तो आप खेत में ट्रैक्टर चला लोगे? डीजल के बिना नहीं चला पाएंगे। ठीक है, आपको पंप चलाना है तो उसके लिए बिजली चाहिए होगी। ऐसी ढेर सारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आज हम ये देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर एनर्जी के ऊपर में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है कि ये हमारे लिए समस्या है। हमें अब एक नया ऑल्टरनेटिव चुनना होगा, हमें अब थोड़ा नए दिशा पे ध्यान देना होगा कि हम अपने खेती बाड़ी को ज़्यादा एनर्जी सेक्टर के ऊपर में निर्भर ना करें। क्योंकि हमें इसलिए फोकस करना है, करंट समय पर दुनिया बहुत सारी समस्याएं फेस कर रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज। अभी हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजीज एक्स फैल रहा है, पहले ही आर्टिकल पढ़ा। अब देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पे भी तो नुकसान हो रहा है ना। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भाई टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर पे आपका फूड प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या भाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे देश की आबादी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और दूसरी तरफ आपका फूड प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो लोगों तक खाना कैसे पहुंचेगा? इससे फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, आपके पास में जो रिसोर्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो ये समय आ चुका है हमें वापस से अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधारने के ऊपर में विचार करना होगा, क्योंकि ये दुनिया ही आज के समय पर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई बिजली, फ्यूल, कच्चा तेल, इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता, दुनिया ही डिपेंडेंट है। सही बात है ये। तो इस करंट समय पर जो हम फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों का, स्पेशली फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये आज के समय पर डिपेंड कर रहा है एनर्जी के ऊपर में। और दुनिया में जहां जहां पर एनर्जी को लेकर क्राइसिस आएगा, समझ जाना फिर फूड सेक्टर के ऊपर भी क्राइसिस आ सकता है।
जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, आज एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, उत्पादक है, सॉरी उत्पादक बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करने के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर आज के समय पर जाना जाता है। जैसे हम अपनी मशीन चलाते हैं तो उसके लिए तेल चाहिए हमें, तेल जलेगा पॉल्यूशन होगा। अब एनर्जी में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए अगेन आपको बिजली चाहिए, फर्टिलाइज़र हो चाहे पेस्टिसाइड हो, इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और उसी सेम टाइम पर जो फूड इनसिक्योरिटी है, जो फूड सिक्योरिटी है, वो भी हमको उसी समय पर मेंटेन करना है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, ज़रा इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो यहाँ पे होता है फूड सिक्योरिटी और एक होता है फूड इनसिक्योरिटी। दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? फूड सिक्योरिटी मतलब अच्छा खाना, अच्छा खाना मतलब एक न्यूट्रिशियस, जिसमें पोषण हो, वो अच्छा खाना हर एक व्यक्ति की थाली तक पहुंचाया जा सके, वो भी सस्ते दाम में, अफोर्डेबल वे में, जिससे हर एक व्यक्ति को अच्छा खाना मिल पाए। फूड इनसिक्योरिटी, जब यही अच्छा खाना या तो महंगा हो गया है या उसका प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाया है कि लोगों तक नहीं जा पा रहा है, तो उसको फूड इनसिक्योरिटी बोलते हैं। ये दो मेन चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आएंगी। समझ गए? तो हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरीके से डेवलप करना है कि भाई एनर्जी के ऊपर में डिपेंडेंस भी इतनी ना हो और दूसरी तरफ यहाँ पे हम अपने देश के लिए फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक, अब आगे की बात सुनिए, आगे राइटर क्या बोलते हैं। राइटर बोलते हैं आज बड़ी दिक्कत क्या है कि आज हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। सर फॉसिल फ्यूल यानी कि आप देख पाएंगे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर खेत में चल रहे हैं, तो वो सब अब ट्रैक्टर से ही फसलों की कटाई हो रही है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फसलों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उनमें आपको तेल चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। अब तेल चाहिए तो उससे ही गाड़ी चलेगी। और मान लो दुनिया भर में, जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली ऑयल क्राइसिस हुआ, ऑयल क्राइसिस की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया। अब जब ऑयल का प्राइस बढ़ा दोगे, कच्चा तेल महंगा हो गया, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ही महंगा देगी, तो आपके पास में महंगा आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा फूड प्राइसेस के ऊपर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब तेल महंगा हो गया है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्रॉप्स के जो प्राइसेस हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। अगर महंगे हो गए तो मान लो कोई देश ऐसा है जो लोअर इनकम पॉपुलेशन वाला है, जहाँ पे लोगों की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, जितनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनको खाना बहुत महंगा मिलेगा। उनका जो कमाने का जितना पैसा है वो कोई बचा ही नहीं पा रहे, केवल खाने पे ही उनका खर्च हो जा रहा है और समस्याएं आ रही हैं। इस वजह से यहाँ पे बोला जाता है कि एग्रीकल्चर अगर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये समस्या हमको आएगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। ये सुनिए कि भाई आज हम फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भाई खेती हो रही है तो उसमें खाद का इस्तेमाल होगा, कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का इस्तेमाल होगा। अब ये दोनों चीज़ें नेचुरल गैस पे डिपेंड करती हैं। अब मान लो नेचुरल गैस के सेक्टर में कोई डिसरप्शन होता है, एनर्जी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, नहीं बन पाती नेचुरल गैस, कोई क्राइसिस हो गया, महंगा हो गया, तो इससे सीधा फसलों पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भाई? अब यहाँ पे फर्टिलाइज़र नहीं आएगा, कीटनाशक नहीं आएगा, तो हो सकता है फसल खराब हो जाए, सड़ जाए, उतना प्रोडक्शन ना हो पाए, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर आता है यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट में भी आप देखेंगे तो एनर्जी का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में है। भाई अब पानी के बिना खेती हो सकती है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहीं पर आप देख पाएंगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब पानी कहाँ से आएगा? इरिगेशन सिस्टम से आएगा। उसके लिए आपने पंप लगा रखे हैं। अब वो पंप चलेंगे कैसे? बिजली के बिना चल जाएंगे क्या? नहीं, बिजली चाहिए आपको। समझ रहे हैं? तो एनर्जी का जो शॉर्टेज अगर होगा तो आपके पंप नहीं चलेंगे, पंप नहीं चलेंगे तो सिंचाई के लिए पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो अगेन आपकी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, फसलें कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से देश में अगेन क्या होगा? फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगा। फूड इनसिक्योरिटी क्या होता है अभी मैं आपको बता चुका हूँ। समझ रहे? ये है दोनों का रिलेशन। राइटर ने कितने बेहतर तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बताया हुआ है। अब ये बात करते हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो एनर्जी और फूड के ऊपर में किस तरीके से पड़ रहा है, ज़रा ये सुनिए। एक ये भी तो है, एनर्जी कैसे डिपेंडेंट, एनर्जी के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे डिपेंडेंट है, ये तो समझ लिया, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो ज़रा सुनिए। आज हम लोग देख पा रहे हैं वेदर इवेंट्स के अंदर में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। कई सारी जगह पर बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से सूखा पड़ गया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। काफ़ी जगह पे इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ आ गई। भाई बाढ़ आना वो भी फसलों के लिए घातक है, सूखा पड़ जाना वो भी फसलों के लिए घातक है। एक मॉडरेट वे में उनको पानी का रिक्वायरमेंट होता है, तभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो पाएगा।
और मान लो टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इससे अगेन फसल उतनी नहीं उग पाएंगी जितना हम चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आजकल गर्मियों में आप देख पाओगे हीट वेव बहुत ज़्यादा है, ये गर्म साल बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं। पिछले पिछले बताया जा रहा है 50-50 सालों में इतनी गर्मी नहीं बढ़ी जितनी इस साल गर्मी बढ़ी है। तो इससे क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हम ज़्यादा जोर देंगे फिर से एनर्जी सिस्टम के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूखा पड़ा है, तो फिर से बहुत सारा पानी चाहिए होगा, और पानी निकालने के लिए या पानी डालने के लिए आपको पंप चाहिए होगा, और पंप चलाने के लिए फिर से बिजली चाहिए होगी। तो सब कुछ आपस में इंटरलिंक है। भले ही क्लाइमेट चेंज का भी यहाँ पर असर क्यों ना एनर्जी पे पड़ रहा हो, लेकिन घूम फिर के फिर से क्या पड़ेगा कि एनर्जी और फूड दोनों के ऊपर ये इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर यहीं पे आप देख पाएंगे एनर्जी फॉर एडेप्टेशन, कि भाई जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज शिफ्ट हो रहा है, नई नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, अब गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ताकि बेहतर तरीके से हम प्रोडक्शन कर सकें, सटीक तरीके से हम अपना फार्मिंग कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम आ रहा है मार्केट के अंदर में, जो सोलर पैनल्स वगैरह हैं, सोलर एनर्जी से पंप वगैरह चलाए जाएंगे। तो ये जो इनोवेशंस हैं इनकी ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी फिर क्या चाहिए, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए होगा, पैसा भी चाहिए होगा। समझ रहे हैं? फिर आता है यहाँ पर राइटर बोलते हैं एक सबसे बड़ा इशू है, वो है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये एक बड़ी समस्या है। होता क्या है, जो हमारी लोअर इनकम कंट्रीज हैं, जहाँ पे लोगों की आय इतनी अच्छी नहीं, जिसके पास में पैसा है बहुत सारा, वो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी वहीं निपट जाती है। वो उसी पैसे को उपयोग करके वो दिक्कतें ख़त्म कर लेगा। लेकिन देश ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, और वो देश डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फूड के ऊपर। वो क्या करेगा ये बताओ? और ज़्यादातर दुनिया में देश आज ऐसे ही हैं, चाहे वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे वो एशिया के हिस्से हो, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। तो मान लो दुनिया भर से एनर्जी क्राइसिस हो गया, तो एनर्जी क्राइसिस जब हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, हमारे देश और गरीबी में, भुखमरी में उतर जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाएगा तो लोग भुखमरी में आएंगे। अब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर पॉवर्टी वाले सेक्टर में एंटर करना शुरू हो जाएंगे। तो इससे जो मैंने बोला ना, जो गरीब हैं लोग, स्पेशली जिनके पास में इतनी फैसिलिटीज़ करंट समय पर नहीं है, उनको समस्याएं ज़्यादा होंगी। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। अब राइटर यहाँ पर एक बात और बोलते हैं कि सर इसका उपाय क्या हो सकता है। समस्याएं तो हमने डिस्कस कर ली, सोल्यूशन भी तो होंगे ना। हाँ बिल्कुल, चलिए सोल्यूशंस के ऊपर थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना होगा। क्या करना होगा? डीकार्बोनाइज, यानी कि आज जो एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना होगा। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी वो है जो कि यहाँ पर हम सोलर से जनरेट कर रहे हैं, स्पेशली सोलर एनर्जी जो हमारे सन से जनरेट हो रही है ना। फिर उसके अलावा हमारी विंड एनर्जी हो गई, जो हम लोग यहाँ पर विंड मिल्स यानी कि एयर का इस्तेमाल करके उसको हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये सब आपकी सोलर एनर्जी है, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी है। और रिन्यूएबल एनर्जी में खास बात क्या है कि कोई भी पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होता। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे ना ही हमने कोई कोयला जलाया है, ना ही कुछ किया है। हमने यहाँ पर सूर्य की जो ऊर्जा थी उसी से बिजली बना दी। सूर्य तो रोज चमक रहा है तो उसी से बिजली बनाई। नहीं तो फिर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे आप क्या करते हैं, कोयले को बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं। कोयला जलेगा तभी बिजली का प्रोडक्शन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पर भी बिजली की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपना लीजिए। इसी को बोलते हैं हम क्या करना, डीकार्बोनाइजेशन को अपनाना। जहाँ पे क्या होगा, कोई पोल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। अब इसी सोलर पावर से दोस्तों सिंचाई हो सकती है, इरिगेशन हो सकता है, और इरिगेशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? जो डीजल से चलने वाले पंप हैं वो आपके इस बिजली से चल सकते हैं। फिर बात आती है एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कि आप एनर्जी को ज़्यादा मात्रा में बचा सकें। जैसे आप फार्मिंग मेथड्स में बदलाव कर सकते हैं बहुत सारे। अब फार्मिंग मेथड में कैसे बदलाव कर सकते हैं भाई, आज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इरिगेशन में सिंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा लग जाती है, फिर पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं हम। तो इरिगेशन में आप नए नए कॉन्सेप्ट हैं, ड्रिप इरिगेशन है या वेरियस इरिगेशन के कॉन्सेप्ट्स है वो अपना सकते हैं, जिससे क्या होगा, पानी को पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत होगी फसलों को उतना दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। इससे एनर्जी भी बचेगी, पानी भी बचेगा, वाटर का मैनेजमेंट हो पाएगा। ये तरीके हैं जो अपना सकते हैं।
फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इनोवेशंस करने की आज के समय पर ज़रूरत है। ड्रोन, सेंसर, एआई, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आज हम। हमारे फार्मर्स की मदद कर रहे हैं ये सब चीज़ें, ताकि हम अपना ज़्यादा बेटर डिसीजन बना सकें, ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन अच्छा हो और वेस्टेज कम से कम हो। समझ रहे हैं? लेकिन ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट में राइटर ने मेंशन भी किया है कि हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हमें दुनिया को साथ में लेकर आना होगा। यह समस्या केवल एक देश की तो नहीं है। जितने भी लो इनकम कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, सभी के पास में समस्या है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ को बना सकती है, और वो पॉलिसीज़ क्या करेंगी? हमारे देश की जितने भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उसको इंसेंटिवाइज करेंगी, है ना? यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा, बाय द फाइनेंशियल सपोर्ट हम कह सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा पैसा प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे सोलर पैनल्स लगा सकें, रिन्यूएबल एनर्जी को अपना सकें। ये कुछ तरीके हो सकते हैं। इसको लेकर इंटरनेशनल फोरम बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे इस मुद्दे को उठाया जाएगा, डिस्कशंस किए जाएंगे, आपस में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। इंटरनेशनल बॉडी बनाई जा सकती है जो इन कंट्रीज़ में हेल्प करेगी इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाने के ऊपर में। समझ रहे हैं? फिर एट दी लास्ट, अगर आप इसमें कुछ वे फॉरवर्ड ऐड करना चाहें, क्योंकि बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए यार। ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, वो क्या है कि जो फूड और एनर्जी है, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। दोनों को मॉडरेशन में रखना हमारे लिए एक सबसे अहम कदम होना चाहिए। हमें अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करना है फूड और एनर्जी सेक्टर दोनों में, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अपनाना होगा ही होगा। ये समय आ चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपनाना ही होगा। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर आप इसको वापस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, मान लो दुनिया में कोई भी संकट आता है एनर्जी को लेकर, तो आप इमेजिन करो, आपका इतना बड़ा देश है, लो इनकम कंट्री है, तो समस्याएं बहुत सारी होंगी। ऐसी बहुत सारी लो इनकम कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। और क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज हम देख ही रहे हैं, पहले ही आर्टिकल पढ़ा, तो हमें आज इसके हिसाब से एक्शन लेने का रिक्वायरमेंट है, समय आ चुका है। ठीक, आई होप मज़ा आ चुका है आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। मेक श्योर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब कितना क्लियर हुआ है वो आपका टेस्ट करने का समय आ गया है। ये है आज का मेंस का क्वेश्चन। एडिटोरियल के आधार पे ही करंट जो अफेयर्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स, उसी पे ही मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आपकी मेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एडिटोरियल में जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा तो वो भी दूंगा, मेंस का क्वेश्चन बनेगा वो भी दूंगा। तो आपके सामने ये प्रश्न है दोस्तों, ये बात करता है एनर्जी डिपेंडेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो लगातार अनसस्टेनेबल बन रही हैं, स्पेशली कब? जब एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या क्लाइमेट चेंज जैसा हो रहा है। पहले ये समस्याएं नहीं थी तो ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल कर लो आप एग्रीकल्चर में, लेकिन आज ये समस्याएं हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज समस्या है, या फिर दुनिया भर में एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका असर सीधा हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ेगा। तो आपको बताना है क्या वाकई में ये एनर्जी डिपेंडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये अनसस्टेनेबल होता चले जा रहा है। अगर ऐसा है तो आप क्या सजेशन दे सकते हैं, आपके लिए क्या रोड मैप हो सकता है कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरलिंक करके आगे लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को आगे बना के रख सकते हैं। तो 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बहुत अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें, और यही डेटा यूज करके लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, जो मैंने आपको अभी दिया है। तो क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा पर निर्भर कृषि पद्धतियां अस्थिर होती जा रही हैं, खासकर ऊर्जा की बढ़ती जो कीमत है या जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, इसके संदर्भ में ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो दीर्घकालिक जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित है, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके स्रोत, और साथ ही साथ में जो जलवायु लचीला कृषि तकनीक जो हो सकती हैं, यानी जो हमारी नई टेक्निक हो सकती हैं जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करें, इनको समझाइए और इसका एक पूरा डेटा, एक रोड मैप तैयार कीजिए। क्या विचार है इसको लेकर? और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। चलिए फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। यह भी ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे बात हो रही है इंडियंस को ज़रूरत है राइट टू डिस्कनेक्ट की। तो राइटर हैं राजेश रंजन साहब। अगेन राइटर का नाम ध्यान नहीं रखना है। तो पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि सर ये राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब होता क्या है।
देखिए, राइटर इसलिए इस एडिटोरियल को लिखते हैं क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रकार का एक नया नियम, राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ, इसको पास कर दिया। इस नियम में क्या बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जिस भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका काम खत्म हो गया शाम तक। अब वो उनका नॉन वर्किंग आवर्स है, तो उन नॉन वर्किंग आवर्स में कंपनी वाला बॉस उस एम्प्लॉय को परेशान नहीं कर सकता, उसको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दे सकता, जैसे आजकल होता ही है। जैसे जैसे चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं, कभी भी फ़ोन आ जाता है, रात में उठ के यार प्रेजेंटेशन तैयार कर दो, शाम को प्रेजेंटेशन तैयार कर दो, जबकि आपका काम खत्म हो चुका है। आपको जितना सर्व करना था, जितने की वो सैलरी दे रहा है, आप उतना काम कर चुके हैं। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे, लेकिन उस समय पर भी आपके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है। तो इसी वर्क और लाइफ को बैलेंस करने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ लेकर आया गया कि काम खत्म होते ही कंपनी से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, फ़ोन स्विच ऑफ कर लूंगा, आप कुछ भी करते रहो, फ़ोन करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? तो वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने के लिए यह लॉ ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तो आज के जो डिजिटल एज है, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट भी है। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंसेस देख के, स्पेशली इंडिया में तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वर्किंग आवर्स आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा हैं। और एक रिपोर्ट ये बताती है, कुछ देश ऐसे हैं, चाहे वो लग्जमबर्ग हो, नॉर्वे हो, यहाँ पे वर्किंग आवर्स कम है। इससे लोग ज़्यादा क्वालिटी वाला काम कर पाते हैं, और क्वालिटी वाला काम करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, वो कंट्रीज़ ग्रो कर रही हैं। आज हर एक इंडेक्स में नॉर्वे, स्वीडन मिलते ही मिलते हैं, ये हम लोग देख ही पाते हैं। तो ऐसी डिमांड्स दुनिया भर के काफ़ी सारे देशों में उठी है, इंडिया में भी उठी है। तो आज इस आर्टिकल में राइटर बताएंगे राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ क्या है, कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी है। तो ये ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। चाहो तो नोट टेकिंग कर लेना, बाकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। राइट टू डिस्कनेक्ट, ये तो पता चल गया है। अब मान लो आंसर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, पहले यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा डिफाइन करना होगा राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब कि भाई आपके पास में हक है कि आपका एक बार काम खत्म हो गया, मान लो 9 से 5 की जॉब है, तो 5 बजे तक जॉब करने के बाद में आप फ्री हो गए। अब वो आपके नॉन वर्किंग आवर्स हैं, और उस दौरान आपका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपके पास में राइट है कि आप कंपनी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। कंपनी कोई ईमेल करे, कोई मैसेज करे, आपको नहीं देखना, ये आपके पास में हक है। ठीक है, अब आप पर्सनल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं शाम 5 बजे के बाद, वो आपके नॉन वर्किंग आवर्स हैं, इसलिए आप कंपनी को डिस्कनेक्ट कर सकते हो अपने खुद से। ये हक है राइट टू डिस्कनेक्ट का। क्वेश्चन यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है। इसका उद्देश्य पहला यही है कि इससे जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसके वेलबींग के ऊपर में ध्यान दिया जा सकेगा। इस लॉ का मेन पर्पज़ यही है कि जितने भी कर्मचारी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन, भाई उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ भी कुछ है या नहीं है, बिल्कुल है। और आजकल हो रहा है एग्जैक्टली इतना बर्डन हो जाता है कि भाई एक इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर सब छोड़नी पड़ जाती है, केवल वर्क वर्क। कुछ नाइट शिफ्ट्स होती हैं, नाइट में पूरी तरह से यहाँ पर रात में काम करना, सुबह देर तक काम करना, फिर उसके बाद में घर पे आके सो जाना, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, फिर शाम में फिर उठना, फिर काम पे जाना। ऐसी प्रॉब्लम्स उसको बहुत सारी हो रही हैं। लेकिन आज क्या है, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, इसी को प्रमोट किया जा रहा है इस राइट टू डिस्कनेक्ट के से। इससे क्या होगा, एक इंसान के पास में समय मिलेगा कि वो थोड़ा सा यहाँ पर शांत हो सकता है, उसका दिमाग शांत हो सकता है, हमेशा काम काम की नहीं सोचेगा। जो फिजिकल हेल्थ स्ट्रेस है वो यहाँ पर कम हो सकता है। 9 से 5 जॉब है, जब तक काम है, जब तक टेंशन है, करा निपटा, अब खाली, अब मेरा कंपनी से कोई नाता नहीं, क्योंकि मेरे पास में राइट टू डिस्कनेक्ट है। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़, प्रोडक्टिविटी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इंप्रूव होगी। वो ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकेगा अपने वर्किंग आवर्स में। ठीक है, नहीं तो फिर अगर बार बार उस पर बर्डन डालते रहोगे, काम करके चला गया, उसके बाद फिर से कॉल आ रहा है, नहीं ये प्रेजेंटेशन तैयार कर दो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका काम है जो है, उसके क्वालिटी में बहुत फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे ना बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ऐसे राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें फ्रांस है जो 2017 में लेकर आ चुका है, बेल्जियम है, स्पेन 2018 में ला चुका है, पोर्चुगल भी लेकर आ चुका है। यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स को छुट्टी दी जाती है, मतलब कि छुट्टी मतलब उनके पास में राइट दिया जाता है कि कंपनी से काम खत्म हो गया, एक बार आप निपट गए तो आप फ्री हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कीजिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ की जरूरत क्या है आज के समय पर, नीड क्या है। सबसे पहली नीड, नंबर 1 नीड क्या है, डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी विद द लॉन्ग वर्किंग आवर्स। पिछले कुछ समय पर रिसर्च पेपर्स ये दिखा रहे हैं कि भाई जो जो देश ऐसे हैं जहाँ पे जो लोगों से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है,
पर वीक के हिसाब से 50-50 घंटा यहाँ पर काम कर रहे हैं या और ज़्यादा काम कर रहे हैं, 55 घंटा काम कर रहे हैं, तो उनका एक समय पर तो ठीक है प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, कुछ समय बाद वही प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे है जर्मनी का है, जापान का है। अब जापान ने क्या कर रखा है कि जो लोगों का वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा दिया है। एक साल में 1400 से 1600 घंटे यहाँ पर काम करवा रहे हैं एक व्यक्ति से, तो उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और ज़्यादातर आज के समय पर जो लिस्ट आती है मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री की 2015 की लिस्ट है, जिसमें आप देख पाएंगे लग्जमबर्ग, आयरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, यूएस, डेनमार्क, ये सब देश हैं। तो पता चला यहाँ पे वर्किंग आवर्स कम है, एक सप्ताह में केवल 29 आवर्स काम करते हैं लोग लग्जमबर्ग में। तो ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे, ज़्यादा प्रोडक्टिव कंट्री है काम के मतलब में, ठीक है, क्योंकि जब काम का समय है तो केवल काम, बाकी समय पर रेस्ट, ताकि वो इंसान रिचार्ज हो सके, वापस से एंजॉय कर सके पर्सनल लाइफ को, जिससे वर्क लाइफ में बैलेंस रहेगा, उसको एंजॉयमेंट भी आता रहेगा काम करने में कि हाँ कल काम जाना है लेकिन अभी मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखूंगा, ये सब करूंगा। लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाता है और उसे पता है कि काम है, अभी घर जाऊंगा फिर से कॉल आ जाएगा, फिर से प्रेजेंटेशन बनाना है, फिर से बैठना है, रात में इतनी देर तक काम करना है, तो उसको स्ट्रेस शुरू से ही बना रहेगा, अंत दिन तक बनता रहेगा, अच्छे से नींद नहीं आएगी, अगेन मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, साथ ही साथ में उसका इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पर पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरत है पहली राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ की। फिर राइटर बोलते हैं दूसरी ज़रूरत क्या है, बर्नआउट एंड दी मेंटल हेल्थ इश्यूज़। जो वर्कर्स हैं करंट समय पर वो लंबे समय तक पर वीक के हिसाब से काम करते हैं, तो इससे एक इंसान ऊब जाता है अपने काम से, बर्नआउट हो जाता है अगर उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो। अब उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसकी वजह से फिर एक इंसान की खुद की हेल्थ ख़राब होने लगती है। और आपकी इंटरनल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्सटर्नल हेल्थ के कंपैरिजन में। जो एक्सटर्नल वेल्थ है, आप बाहर से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप इंटरनली आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, ठीक है, क्योंकि जो अर्न किया है ऐसा ना हो वो सब हेल्थ पे लगाना पड़ जाए थोड़े समय बाद में, वो वर्थ नहीं रहेगा। फिर एक और चीज़ आती है, वो है इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड इशू, जो मैं आपको बता रहा था। लंबे घंटे तक बैठ के काम करना, उससे बहुत सारी समस्याएं होना, स्ट्रेस बढ़ना, फिर उसी की लेकर दवाई खाना, इलाज करवाते रहना, जो पैसा कमा रहे हो उसे इलाज करवाते चले जा रहे हो। तो इसलिए राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ की आवश्यकता है, ताकि एक इंसान की हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। फिर एक और ज़रूरत आती है, वो है नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ फैमिली लाइफ। इसकी वजह से, क्योंकि लंबे समय तक घंटे करोगे, काम करते रहोगे, उसके अलावा आपके साथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी कि आप फैमिली के साथ में रिलेशन मेंटेन कर सकें, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ में उनको टाइम दे सकें। आजकल बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब नहीं हो पाता है ना। तो इससे क्या होता है, फैमिली के साथ में रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं और उसका असर पड़ता है फिर आपके सीधा ब्रेन के ऊपर में। आपको इमोशनली यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बनेस क्रिएट होने लगता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है एक और पॉइंट, वो है डिमिनिश्ड क्रिएटिविटी इनोवेशंस। जो ओवरवर्क्ड पीपल हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप कह सकते हैं, लेस क्रिएटिव रहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा काम करेंगे आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, नए इनोवेशंस नहीं कर पाएंगे, आपके ओरिजिनल थॉट्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड नहीं रहेगा, बस खाली क्या है, जो टास्क दे दिया वो परफॉर्म करना है, रात तक काम खत्म करना है, बस यही चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। फिर राइटर बोलते हैं इसकी ज़रूरत केवल यहाँ ख़त्म नहीं होती है, आपको राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ की और ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे? स्पेशली वर्क क्वालिटी। लंबे समय तक काम करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप बेटर तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है, लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप और बहुत समय तक ऐसे ही करते रह रहे हैं तो एक जगह पर जो एम्प्लॉई है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा तो ढेर सारी मिस्टेक करने लगेगा। जब मिस्टेक करने लगेगा तो इससे काम की क्वालिटी पर असर पड़ेगा, बैटरी रिचार्ज कर नहीं पा रहा है, उसको यूज़ लगातार करता चले जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक और ज़रूरत है, वो है जेंडर इनइक्वालिटी को अगर हमें काउंटर करना है, इस वजह से भी राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे इसकी समस्याएं महिलाओं पे ज़्यादा पड़ेंगी। अगर महिलाओं के भी वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, तो उनको घर का काम मैनेज करना पड़ रहा है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही है, फैमिली को पालना पड़ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा तो उनकी लाइफ में और ज़्यादा समस्याएं होंगी। फिर बात आती है यहाँ पर डेंजर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयर जिसने नौकरी पे रख रखा है वो इसी चीज़ का एडवांटेज लेता है, फ़ायदा उठाता है, ओवर टाइम काम करवाता रहता है। घर पे बैठे हैं, भाई ये जरा पीपीटी बना दो यार, ज़रा सा काम कर दो, अब ये काम कर दो, लेकिन उसका बदले में उसको वो अमाउंट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, तो वो जो इंसान काम कर रहा है वो मेंटली और डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक वर्कर के जो राइट्स है, उसके जो हक है, उसको एब्यूज़ किया जा रहा है। फिर राइटर यहाँ पे बोलते हैं भाई इसका इम्पैक्ट केवल यही नहीं, कम्युनिटी और सोसाइटी तक भी जाएगा। इस वजह से हमें राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ की ज़रूरत है। इंडिया को यहाँ पर राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ की आवश्यकता है।
समझ गए कि यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली कहना? क्योंकि अगर हम ये कर लेते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। राइटर यहाँ पे 3 फ़ायदे मेंशन करते हैं। पहला, इससे क्या होगा, एक इंसान जो अपने काम से ऊब जाता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो रेगुलर काम जा रहा है, फिर शाम को छुट्टी हो जा रही है, वो फ्री हो जा रहा है, पर्सनल लाइफ में ध्यान दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, एन्जॉयमेंट बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ कम हो जाएंगी, है ना? और वो दोनों काम कर पाएगा, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले रहा है और अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे से ले रहा है, दोनों रिलेशंस मेंटेन करके चल रहा है, उसका दिमाग भी हल्का है। शाम को जाऊंगा, बच्चों से बातचीत होगी, बैठ के खाना खाया जाएगा, साथ में आपस में थोड़ा सा गपशप लड़ाया जाएगा, बैठकर बातचीत की जाएगी, तो वो चीज़ें दिमाग को हल्का कर देती हैं। लेकिन अगर एक एनवायरनमेंट जहाँ पे प्रेशर बना है, उसी एनवायरनमेंट में रहोगे रहोगे रहोगे, एक समय बाद विस्फोट होना ही है फिर वो। समझ रहे हैं? फिर दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, लेकिन राइटर बोलते हैं कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में खासकर ये चलता है कि भाई यहाँ पर क्या, हमें तो मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, काम करना है। ठीक है, फिर आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हुए दिखाई देते हैं, एक वीक में इतने घंटे काम करो, इतने घंटे काम करो, इतने घंटे काम करना चाहिए, मैं सोता ही नहीं हूँ। ठीक है अब ऐसे आते रहते हैं कि क्या ही बताया जाए। अब पॉसिबल नहीं है, सोना नहीं है, मतलब कि सो ना और काम करते रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन में हैं। आपके पास में वर्कलोड भी ज़्यादा है, जैसे इंडिया में हम देख पाते हैं वर्कलोड लोगों के पास में ज़्यादा होता है, ज़्यादा काम भी करवाया जाता है स्पेशली। तो आज हम डेवलपिंग इकॉनमी है, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर ये जो एक सिचुएशन होती है ना कि भाई कम घंटे काम करना, फिर ऐसे यहाँ पे इंडिया में मजाक बन जाता है कि भाई यहाँ पर तेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है काम करने की, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। आप तो अगर कोई कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे जा रहा है, इतने घंटे काम करना है, तो कहेंगे भाई आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है काम करने की। जब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे काम, हमारे लिए यहाँ पर ये सब नॉर्मल है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या होता है कई बार ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को खाली कर देना, केवल कह सकते हैं पर डे के हिसाब से 5-6 घंटे काम करवाना, बाकी दिन यहाँ पे खाली रहना, इससे भी यहाँ पर एक इंसान का जो कह सकते हैं परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे करके बेकार हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर मेंटेन करना ज़रूरी है, दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? फिर यहाँ पे बोला जाता है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए सही है, जहाँ पर ऑलरेडी लोगों की हाई इनकम है, बहुत ज़्यादा पैसा है उस देश में, सही है उनके लिए। लेकिन अभी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लो इनकम कंट्रीज, उनको बस खाली वो जॉब ढूंढ रहे हैं जैसे तैसे मिल जाए। तो इंडिया में यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है सही तरीके से काम नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट में ढेर सारे आर्गूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपका क्या विचार है, आप ज़रूर से बता सकते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। बाकी कुछ विचार यहाँ पे राइटर के जो वे फॉरवर्ड हैं वो आपको बता देता हूँ। 3 वे फॉरवर्ड्स हैं कि भाई यहाँ पे क्या करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की भी, जिसने नौकरी पे रखा है उसका भी तो यहाँ पर ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सके, उनको वैकेशंस वगैरह टाइम पर दे, उनके लिए जो शेड्यूल्स हैं उसको फ्लेक्सिबल बना के रखे, वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रखे, ज़्यादा प्रेशर ना डाले अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर में, ये ज़रूरी है। तो ये काम दोस्तों दोनों साइड से होगा, तभी यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। वो यहाँ पे राइटर का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। आई होप क्लैरिटी मिली है। नाउ फाइनली यहाँ पर समय है आज के मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखते हैं आपने कितने अच्छे से इन चीज़ों को सुना है। देखिए यहाँ से ना जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, यहाँ सभी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 तरीके से सवाल बन सकते हैं मेंस के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों मैंने आपको दे रखे हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जो राइट टू डिस्कनेक्ट है ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम है अगर हमें अपने इस डिजिटल एरा के समय में वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना है। तो ये एक बहुत काम का स्टेप है। तो इस वजह से इस राइट टू डिस्कनेक्ट के इंपॉर्टेंस समझाइए, और प्लस इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंडिया में क्या क्या चुनौतियां आएंगी हमारे सामने वो बताइए। तो यही क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना है। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन भी हैं, मतलब इसको घुमा फिरा के बताएगा। यूपीएससी की आदत है सेम चीज़ पूछना घुमा के। तो 3 तरीके से मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया है, आपकी चॉइस है, तीनों में से कोई सा भी उठाओ, इसके ऊपर आंसर लिखो, कहाँ पे सबमिट करना है बता रखा है। टेलीग्राम पर जाओगे, दीपा यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप फुल फॉर्म लिखोगे, वहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, जाके अपना आंसर वहाँ पे सबमिट कर देना। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक और बहुत काम का एडिटोरियल है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है ज़रा सुनिएगा। जैसा मैंने आपको बताया 2020 की एक स्टडी आई है, उस स्टडी में बोला गया है एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग है वो धीरे धीरे करके
स्पेशली जानवरों के अंदर में बढ़ता चले जा रहा है और 2020 में वो हमारे सामने देखने को मिला। तो 190 देशों में से पूरी रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 30th नंबर पर आई है, जहां पे हमने भी बहुत सारा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया एनिमल्स के अंदर में। ठीक है, ताकि कोई एनिमल बीमार पड़ा है तो उसको एंटीबायोटिक दे दो। और एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा शीप यानी भेड़ों को दिया गया, फिर दूसरे नंबर पर पिग्स सुअर को दिया गया, तीसरे नंबर पर कैटल को और चौथे नंबर पर चिकन को। ठीक है, तो इस हिसाब से इतने इतने एमजी में यहाँ पर इनको पर मीट के हिसाब से उनको क्या हो जाता है, ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। लेकिन ये बोलते हैं कि एंटीबायोटिक को जब हम यहाँ पर दे रहे होते हैं और एंटीबायोटिक की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको पता है एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में आती है, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और यही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फिर इन जानवरों से सीधा इंसानों में भी जाती है, जो और बड़ी समस्याएं हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज़ अगर आप इन मीट वगैरह में करोगे, इसको कंज्यूम करेंगे दूसरे लोग, तो कंजम्पशन की वजह से ये समस्या, ऐसा बैक्टीरिया उनके बॉडी में पहुंचेगा जो एंटीबायोटिक खाने के बाद भी नहीं हटेगा, वो उससे मरेगा नहीं। तो एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी बड़ी समस्या है आज दुनिया में दोस्तों, जिसको दुनिया में 10 जो सबसे बड़े खतरे हैं उसमें से एक खतरा बताया जाता है। ये मैप आपको देखने को मिलेगा जहां पे बोला जा रहा है कितने कितने एमजी के हिसाब से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया है इन देशों में 2020 में। तो इंडिया को और आप देख पाओगे तो 100 एमजी से लेकर 200 एमजी के बीच में इस्तेमाल किया गया है। हम इस वाले क्राइटेरिया में हैं। सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक यहाँ पर चाइना वगैरह में यूज़ किया गया है, बाकी सबसे कम इन कंट्रीज़ में यूज़ किया गया है। जैसे आप देख पाओगे 0 mg अगर यूज़ किया गया है तो ऊपर यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल किया गया है। नाउ क्वेश्चन यह है, होगा क्या? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यही एंटीबायोटिक दोस्तों इंसानों को भी दिया जाता है जब वो बीमार पड़ता है ना, वही जानवरों को दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके एनिमल्स के अंदर में जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे दोगे तो एनिमल्स में क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया बन जाता है उनके शरीर के अंदर में, जिस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से ख़त्म करना मुश्किल है। समझ रहे हैं? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक जानवर को ज़्यादा एंटीबायोटिक दे देंगे तो उसके बॉडी के अंदर में एक ऐसा बैक्टीरिया बन जाएगा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। यानी कि आप एंटीबायोटिक की दवाइयाँ खाओगे, दवाइयाँ खाते हैं बैक्टीरिया मारने के लिए, लेकिन अब वो ऐसा बैक्टीरिया है कि उस दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं होगा और उसी जानवरों को कंज्यूम किया जा रहा है। चाहे मैं बता रहा था जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है दूसरे एनिमल्स की, कई सारे कंट्रीज़ में पोर्क का मीट है, चिकन खाया जाता है। तो ये सब का अगर आप कंजम्पशन करेंगे और इनमें कोई ऐसा बैक्टीरिया डेवलप हो गया है तो वो आपके बॉडी में जाएगा, और आपके बॉडी में जैसे जाएगा तो आपके बॉडी में भी क्या हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्या आ जाएगी। ये वो समस्या है, जैसे मैंने बताया, दुनिया में 10 खतरों में से एक खतरे में इसको गिना जाता है। ये रेजिस्टेंस कब होता है? जब बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट इनका रूप बदल जाता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप बैक्टीरिया देखोगे, बुखार है, बैक्टीरिया की वजह से दवाई खाओगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो ऐसा रूप धारण कर लेगा तो आप कितनी ही दवाई खा लो और स्ट्रांग होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, यानी फिर वो कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। ठीक है, इससे इन्फेक्शंस को मात देना या इन्फेक्शन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बैक्टीरिया ऐसा रूप ले चुका है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का रूप ले चुका है। तो अब कारण क्या होता है? मैंने कारण आपको बता दिया है कि इस तरीके से मीट के अंदर हमें यूज़ हो रहा है, उसके वजह से यहाँ पर ये फैल रहा है। कई बार क्या होता है, हम इसका मिसयूज़ कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एंटीबायोटिक्स ठीक है, सही चीज़ है, इसकी वजह से लाखों लोगों की जान बचती है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का लिमिट क्रॉस कर देंगे, उसको मिसयूज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेंगे, तो इसकी वजह से वो एक खतरनाक रूप लेगा। उसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हैं? तो मिसयूज़ करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो समस्या होंगी ना। उसको लेकर हेल्थ कंसर्न क्या है? 2021 की रिपोर्ट आती है लैंसेट की, उसमें यह बोला गया है 2004 देशों से डेटा निकाला गया, जिसमें 204 देशों से डेटा निकाला गया, जिसमें यहाँ पे ये बोला गया है 4.95 मिलियन डेथ। इतनी मौतें आप इमेजिन करो, 4-5 मिलियन, 50-50 लाख यहाँ पर डेथ की बात हो रही है। ये सब इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैं और आने वाले समय पर इससे होने वाली जो मृत्यु हैं वो बढ़ने वाली हैं और ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ जानवरों में भी एंटीबायोटिक्स का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, इंसान भी यूज़ कर रहे हैं, और इसका मिसयूज़ या ओवर यूज़ खतरनाक हो सकता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कंसर्न्स क्या है, स्पेशली भारत में क्या चिंता है? देखो, भारत में इसको लेकर तो सबसे बड़ी समस्या है,
क्योंकि इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का रेट बहुत हाई है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए। आज पब्लिक थ्रेट बन चुका है, ये WHO इसको लेकर अलर्ट जारी कर चुका है, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी केसेस आते हैं, आप ये इमेजिन करो कि हर साल 60,000 ऐसे बच्चे जो नवजात बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, और उनकी जान चली जाती है एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन की वजह से। हर साल में 60,000 बच्चे ऐसे हैं। तो ICMR की रिपोर्ट ये डेटा जो दिखाती है वो और ज़्यादा चौंकाने वाली है कि आने वाले समय पर समस्याएं बढ़ सकती हैं अगर हम करंट समय पर कोई इनिशिएटिव लेकर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप मार्केट के अंदर में आपको ये रेगुलेट करना होगा। अगर मार्केट में आप रेगुलेट नहीं करोगे तो हर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक को खरीद कर सकता है। और हमेशा सबसे पहले जब भी एंटीबायोटिक लोगे तो एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर से पूछने की आवश्यकता है कि भाई यहाँ पर ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेंगे या मिस यूज़ कर लेंगे, आपको मालूम नॉलेज नहीं है, तो इसकी वजह से ये समस्याएं हो सकती हैं। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नाम का बैक्टीरिया आपके बॉडी में डेवलप हो सकता है। तो पहली चीज़, अवेयरनेस की कमी है, ये एक बड़ी समस्या है। मार्केट अनरेगुलेटेड है, मार्केट में कोई रेगुलेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक बड़ी समस्या है, कोई भी इंसान खरीद सकता है। तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस को अपनाने की ज़रूरत है। इसको लेकर वैसे दुनिया भर में बहुत एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए। जैसे कोलैबोरेटिव एक्शन प्लान चलाया गया, स्पेशली जो G20 नेशंस हैं वो आपस में मिलकर काम कर रही हैं कि हम एक्शन प्लान लेकर चलें जहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ा जाएगा। इंटरनेशनल फंडिंग मैकेनिज्म तैयार किया गया है ताकि यहाँ पर एक ऐसा फंड डेवलप किया जाए जो कि स्पेशली उसमें पैसा इकट्ठा किया जाएगा जो केवल और केवल दुनिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे केसेस से लड़ने में मदद करेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे फंड बनाने की बातचीत भी हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर। इतनी बड़ी समस्या है ये। फिर ऐसी दोस्तों हम इंडिया में बहुत सारे एफर्ट्स लेकर चल रहे हैं, जैसे नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेशन हो गया, सर्विलांस एंड रिसर्च हो गया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, जैसे फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हमें चलाने होंगे जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से ऐसे केसेस है तो उनका पता लगाया जाए और पता लगाने के बाद में प्रॉपर तरीके से उनको शुरुआत में ही ट्रीटमेंट दिया जा सके। समझ रहे हैं? तो ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट है। इसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। आपके सामने ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कौन कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आज इंडिया के अंदर में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, या इनकरेक्ट वे में एंटीबायोटिक को लेना। ये सही बात है, अभी हमने पढ़ा। ओवर यूज़ करना या मिस यूज़ करना, अगर आप गलत तरीके से एंटीबायोटिक ले रहे हैं समस्या हो जाएगी। दूसरा, एंटीबायोटिक का लाइव स्टॉक फार्मिंग में इस्तेमाल करना। बिल्कुल, अभी हम आर्टिकल में डिस्कस कर रहे थे, एंटीबायोटिक जानवरों को दी जा रही है ना, उसकी वजह से समस्या हो रही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा, बहुत सारी बीमारियां एक इंसान में कुछ इंसान में फैल जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाली दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा जैसे आप पढ़ पाओगे, और इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के पीछे का रीज़न पहला है गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स लेना, दूसरा इन लाइव स्टॉक फार्मिंग में भी यहाँ पर इसका उपयोग करना। ये यूपीएससी ने 2019 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, उससे पहले 2014 में मेंस में भी वो क्वेश्चन पूछ चुका है। आपके सामने ये प्रश्न है, चाहो तो आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन है, कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बी द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज इन इंडिया। यानी ये बोलता है, क्या जब हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं एंटीबायोटिक का और मार्केट में फ्री में मिल रही है, कोई रेगुलेशन नहीं है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो क्या इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया में ये ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज़ बढ़ रही हैं? फिर उसके बाद में अगर ऐसा है तो आज के समय पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इसको मॉनिटर करने के लिए ज़रा डिस्कस कीजिए, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। 250 शब्दों में आपने आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में आप लोग देख पाओगे, अच्छे से आंसर लिख पाओगे कि क्या डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की अति प्रयोग और मुफ्त उपलब्धता भारत में दवा प्रतिरोधी बीमारियों के उद्भव में योगदान करता हो सकती है? निगरानी और नियंत्रण के लिए उपलब्ध तंत्र क्या हैं, ज़रा वो बताएं। इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों पर आलोचनात्मक चर्चा करें। चलिए फटाफट, चाहो तो इसके ऊपर आंसर लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना जो कि मैंने आपको बता दिया, मेंस में भी क्वेश्चन बना, ये आपको पता चल गया। तो ऐसे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद में आप आएंगे आगे तो पेज नंबर 12 या 14 पर ये दो खबरें आपको मिल जाएंगी। एक है फ्रीगेट INS तुशिल। परसों ही पढ़ा था हमने INS तुशिल के बारे में कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया गए हैं INS तुशिल को देखने के लिए कि कहाँ तक काम चल रहा है, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रीगेट है। फ्रीगेट मतलब लड़ाकू जहाज़।
तो दोस्तों ये तैयार हो चुका है और हमने अपनी इंडियन नेवी में इसको कमीशन कर दिया है। ये आप देख पाएंगे पूरी सेरेमनी हो रही है। तो INS तुशिल क्या है? एक लड़ाकू जहाज है, ध्यान में रखिए। एक ऐसा जहाज जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो रडार की पकड़ में भी ना आए। फ्रिगेट क्या होते हैं? छोटे जहाज होते हैं साइज में, जो कि मतलब कॉर्वेट से बड़े होते हैं, डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं, बीच वाले जहाज होते हैं फ्रिगेट। ठीक है, अब तीनों के तीनों लड़ाकू जहाज होते हैं। ये जो फ्रिगेट है दोस्तों, ये क्रेवाक 3 क्लास फ्रिगेट के कैटेगरी में रखा गया है, यानी इस क्लास से बिलोंग करता है। इसको हमने प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तैयार किया हुआ है। ऐसे हमारे पास में ऑलरेडी 6 जहाज हैं, है ना, और ये जो है ये 7वां होगा, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर जैसे मैंने बोला जो तुशिल है, तुशिल मतलब होता है एक कवच, एक ऐसा कवच जिसको भेदा ना जाए, दैट इज बाय अभेद्या कवचम, इसका मतलब होता है तुशिल का। तो इसकी लेंथ वगैरह देखेंगे तो 125 मीटर की लेंथ है। डिस्प्लेसिंग जो वेट है वो है 3900 टन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें 29% के आसपास हमने खुद का, अपने देश का टेक्नोलॉजी, अपना कंटेंट यूज़ किया है। बाकी बहुत सारा रशिया ने डेवलप किया है, रशिया ने सामान यूज़ किया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे INS तुशिल तैयार हो गया है, अब इंडियन नेवी को कमीशन किया गया है। तो इंडियन नेवी के अंदर में स्पेशली जो वेस्टर्न नेवल कमांड है, जो वेस्टर्न सेक्टर को हमारा देखती है, तो उन्हीं का ही जो स्वॉर्ड आर्म है, इसको यहाँ पे INS तुशिल ने ज्वाइन किया है। ठीक है, बस खाली यहाँ पर ये भी एक छोटी सी ही खबर आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज आज के न्यूज़पेपर में जितना भी रेलिवेंट एनालिसिस था या टॉपिक था, वो सब मैंने आपको प्रोवाइड करवाया विद प्रॉपर डिटेल्स। चलिए फिर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।